हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द अनअकैडमी जे यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ पारस ठाकुर। और चलिए आज कंटिन्यू करते हैं। आज होपफुली वी विल बी एबल टू कंप्लीट द केमिकल काइनेटिक्स, राइट। तो केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12th का केमिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है। तो कोई भी अगर नया बच्चा देख रहा है, बेटा ऑलरेडी 8 लेक्चर हो चुके हैं। दिस इज द 9th लेक्चर। तो आप पहले के 8 लेक्चर जरूर देख लो। प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको जाके सारे लेक्चर मिल जाएंगे, राइट। और अगर कोई भी ऐसा जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चलिए तो लेट्स सी के कितने बच्चे अभी आ चुके हैं, वो देख लेते हैं। नहीं नहीं, भूलना कहां से क्लास के बारे में। और सबसे पहली बात, आप लोगों ने शेयर किया। अभी के अभी मैंने आपको पहले बोला कि बेटा जो क्लास स्टार्ट होती है सबसे पहले शेयर करना बेस्ट है। बिकॉज कोई भी बच्चा अगर उसको क्लास का याद नहीं है, या कोई ऐसा स्टूडेंट जो क्लास अटेंड करना चाहता था, उसको ये पहुंच गया आपका मैसेज, तो सही हो जाएगा ना, उसका एक लेक्चर बच जाएगा, ठीक है। तो अभी के अभी शेयर कर दो, सारे के सारे अभी के अभी मोहल्ले में हल्ला कर दो, ओके। तो केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर नंबर 9, थोड़ा सा पुराना भी रिवाइज कराऊंगा आपको मैं आज, क्योंकि लास्ट टॉपिक जो था वो थोड़ा सा कनेक्टेड रहेगा। तो हम थोड़ा सा पुराना पढ़ते हुए फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। बाकी अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में आई थिंक आप सबको पता ही है कि यूट्यूब के अलावा हमारी पूरी टीम और हमारे साथ 40 से ज्यादा टॉप एजुकेटर्स, कोटा के एजुकेटर्स, दिल्ली के एजुकेटर्स, मतलब बहुत शानदार एजुकेटर्स प्लस पे लाइव पढ़ाते हैं। तो प्लस पे क्या मिलता है आपको? आप बोलोगे सर आप तो पूरा पढ़ा रहे हो यूट्यूब पे, यस, बट उसके अलावा आपको टेस्ट, क्विज, डेडिकेटेड डाउट क्लासेस, ज्यादा पर्सनलाइज सेशन कई बार बच्चों को लगता है कि उन्हें चाहिए, तो दे कैन ज्वाइन द प्लस, ठीक है। बहुत रीजनेबल अमाउंट में आपको इतनी फैसिलिटीज मिल रही हैं। जैसे ये कुछ कोर्सेज हैं, तो 60 से ज्यादा कोर्सेज हैं। और फायदा क्या है कि किसी भी सेशन को अगर आप मिस करते हैं लाइव क्लास को, आप उसका रिकॉर्डेड सेशन बाद में देख सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, आप मल्टीपल टीचर से पढ़ना चाहते हो, सर मैं 4 टीचर से केमिस्ट्री पढ़ना चाह रहा हूं, ये 4 हैं, या मैं 6 टीचर से फिजिक्स पढ़ना चाह रहा हूं, पढ़ो, देयर इज नो लिमिटेशन। सर मेरे को 11th के भी देखने कोर्स, मेरे को 12th के भी देखने, बेटा दोनों देखो, मतलब कोई लिमिटेशन नहीं। एक बार आपने प्लस ज्वाइन कर लिया, आप अनलिमिटेड बैचेस, क्लासेस अटेंड कर सकते हो। देयर इज नो लिमिट ऑन दैट। तो करना क्या है, सबसे पहले आपने अपने मोबाइल में अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और डेस्कटॉप वाले unacademy.com/plus पे जाएंगे। फिर बेटा ऑब्वियसली बात है, इंस्टॉल करना है, वो तो आप करोगे ही। फिर ओपन करना है, ओपन करने के बाद गो टू द प्लस, यहां पर नीचे प्लस लिखा हुआ है ना, इस पे क्लिक करके IIT जेईई कैटेगरी में जाके फिर क्या करेंगे, गेट सब्सक्रिप्शन। तो गेट सब्सक्रिप्शन के बाद आपके पास आ जाएगा 1, 3, 6, 12 मंथ। तो बेटा 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन बेस्ट है, बिकॉज आपको 1 साल की IIT जेईई की प्रिपरेशन सिर्फ कितने में हो रही है, 25,000 इज द अमाउंट। बट जब आप जेई लाइव कोड अप्लाई करते हो तो उसके बाद कितना आता है फाइनल, 22,500, मतलब आपको 10% डिस्काउंट मिलता है जेई लाइव कोड यूज करने पे। तो क्या यूज करना है बेटा, जेई लाइव कोड यूज करना है, ठीक है। चलिए तो आगे कंटिन्यू करते हैं। डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड जेई लाइव फॉर गेटिंग द प्लस सब्सक्रिप्शन। चलिए, तो लास्ट क्लास में हम ये देख रहे थे कि डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन टेम्परेचर, की जो रेट है, स्पीड ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर के साथ क्या होता है। आप ऑब्वियसली बात है, हीट करोगे सिस्टम को, टेम्परेचर उसका बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट जल्दी बनेगा, स्पीड ज्यादा होगी। हुआ क्या, ऐसा क्या हुआ? तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर आता है आपका कोलिजन फ्रीक्वेंसी। यार अगर इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कुछ नंबर ऑफ कोलिजन हो रहे हैं, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स टेकिंग प्लेस पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में, एक यूनिट वॉल्यूम में जो कोलिजन हो रहे हैं वो बढ़ेंगे। पहले मान लो 1 लाख हो रहे थे, अब 1.25 लाख हो गए, 1.5 लाख हो गए, तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ते हैं। फिर एवरेज एनर्जी भी तो बढ़ी ना पार्टिकल्स की। जब एवरेज एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि रिएक्शन करवाने के लिए एक पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए, सिर्फ 2 चीजें कोलाइड कर गई, रिएक्टेंट के पार्टिकल्स कोलाइड कर गए, दैट इज नॉट सफिशिएंट की प्रोडक्ट बन जाएगा। उनके पास सफिशिएंट एनर्जी भी होनी चाहिए, फाइन। तो बेटा एनर्जी वाला फैक्टर भी चाहिए। तो मान लो 1.25 लाख या 1.5 लाख कोलिजन में से 1,000-1,500 कोलिजन के पास सफिशिएंट एनर्जी थी, ठीक है। तो हमें वो देखना है कि कितनों के पास एनर्जी है। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सबकी एवरेज एनर्जी बढ़ेगी, तो मे बी जो रिक्वायर्ड लेवल था उसको वो क्रॉस कर जाएंगे कुछ ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कि पहले 1,500 के पास सफिशिएंट एनर्जी थी, अब शायद 2,000 के पास होगी। फिर प्रोबेबिलिटी फैक्टर, हाँ ये टेम्परेचर के साथ लिंक्ड नहीं है। प्रोबेबिलिटी फैक्टर क्यों ये होता है कि 2 पार्टिकल ऐसे नहीं कि किसी भी तरीके से कोलाइड करके, नो,
जिन दो को आपस में बॉन्ड बनाना है उन दो का कोलिजन होना जरूरी है, ठीक है ना। जैसे कि ये वाला डायग्राम देखते हैं, NO को O3 से, मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, आई थिंक सब बच्चों को क्लियर होगा। तो प्यारा ये आई थिंक क्लियर होगा, तो चलो इसको देख लेते हैं ना क्विकली, टेम्परेचर वाला पार्ट। तो ये चीजें आ गई थी, ये फैक्टर कोलिजन फ्रीक्वेंसी, एनर्जी फैक्टर, प्रोबेबिलिटी फैक्टर। तो रेट को आप लिखते थे K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, फाइन, या K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो बेटा जब रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन 1 हो जाए, यूनिटी हो जाए, तो व्हेन द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी, तो रेट K के बराबर आ गया, ठीक है। और ये तीन फैक्टर क्या है, जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, ओप्स, जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी दैट इज Z से डिनोट करते हैं, एनर्जी वाले फैक्टर को हमने F से डिनोट किया, और प्रोबेबिलिटी फैक्टर या ओरिएंटेशन फैक्टर को P से, तो PFZ, ये आ गया आपका K। तो K इन तीनों चीजों पे डिपेंड कर रहा है, रेट इन तीनों चीजों पे डिपेंड कर रहा है। तो K क्या आ गया, PFZ। ये F बेटा क्या है, ये F है फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग सफिशिएंट एनर्जी, या फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन, जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी है, ठीक है। तो वो फ्रैक्शन कितना, e रेज टू पावर माइनस EA बाय RT। तो आपका आता है PZ इंटू e रेज टू पावर माइनस EA बाय RT। और उसके बाद अब इसको अगर आप एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखें, दैट बिकम्स आर्हीनियस इक्वेशन। तो आर्हीनियस इक्वेशन ने बताया था कि रेट का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है। तो ये सारे फैक्टर, तीनों फैक्टर को मिला के जो आपके पास नेट इक्वेशन आती है, दैट इज K इज इक्वल टू A इंटू ई रेज टू पावर माइनस EA बाय RT। तो ये A क्या हुआ, लास्ट स्लाइड में जो PZ लिखा था वही तो हुआ ये A। तो एक्सपोनेंशियल से पहले है, इसलिए इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं, इसको आर्हीनियस कांस्टेंट भी बोलते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल, क्योंकि एक्सपोनेंशियल वाले पार्ट से पहले लिखा जाता है, तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या आर्हीनियस कांस्टेंट या फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोला जाता है, फाइन। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो बेटा जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे K बढ़ता जाएगा। तो मतलब रेट इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, रेट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है टेम्परेचर के साथ, ड्यू टू, क्यों, क्योंकि रेट कांस्टेंट बढ़ रहा है, K बढ़ रहा है। तो रेट तो K भी डिपेंड करता है ना, रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो K बढ़ेगा तो ऑब्वियस बात है रेट बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या बढ़ा, K, जिसकी वजह से रेट बढ़ा, फाइन, क्लियर है। तो A क्या होगा, अब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता चला जाऊं, मान लो मैं टेम्परेचर लगातार बढ़ा रहा हूं एंड टेम्परेचर इज अप्रोचिंग इंफिनिटी, बहुत हाई कर दिया मैंने टेम्परेचर। बेटा जब टेम्परेचर इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो e रेज टू पावर माइनस EA बाय RT की वैल्यू क्या होगी, e रेज टू पावर माइनस EA बाय RT। एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी क्या होता है, जीरो, एनीथिंग रेज टू पावर जीरो क्या होता है, 1, ठीक है। तो ये फैक्टर आ जाएगा आपके पास 1। तो तब क्या हो जाएगा, तब K बन जाएगा A के बराबर। तो जब आप टेम्परेचर बहुत हाई करेंगे, तो आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, K बढ़ता जाएगा। तो ऐसा क्या कि K बढ़ता जाएगा, बढ़ता जा रहा है यार, कोई तो अपर लिमिट होगी कि K की वैल्यू इससे ज्यादा नहीं हो सकती, दैट इज A। कि टेम्परेचर के साथ K बढ़ता जरूर है बट द मैक्सिमम वैल्यू इज A, कि जब टेम्परेचर आपका इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये वाला फैक्टर, एनर्जी फैक्टर जो है ये हो जाएगा 1। एनर्जी फैक्टर 1 होने का मतलब क्या हुआ, ये था फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन्स विद मिनिमम एनर्जी, जो चाहिए थी कितनों के पास है, 0.5 फ्रैक्शन, 0.2, 0.1, 0.3 जो भी है ना, कि टोटल में से कितने कोलिजन्स के पास सफिशिएंट एनर्जी है रिएक्शन के लिए। अगर ये फ्रैक्शन ही 1 आ गई तो मतलब सबके पास है। इनफाइनाइट टेम्परेचर का मतलब है कि इतनी एनर्जी दे दी, इतनी एनर्जी दे दी कि सबके पास थोक में है। तो जो भी रिक्वायरमेंट थी सभी की एनर्जी उस रिक्वायर्ड लेवल से ऊपर है, ठीक है। तो इनफाइनाइट टेम्परेचर पे एवरी कोलिजन हैज सफिशिएंट एनर्जी, जो एनर्जी का फैक्टर था ना, रिक्वायरमेंट थी, अब सबके पास उससे ज्यादा है, तो वो फ्रैक्शन 1 हो गया, तो K A हो गया। तो एट इनफाइनाइट टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर, K इज इक्वल टू आर्हीनियस कांस्टेंट। तो प्यारों ये समझ आ गया, सिंपल सा पार्ट था, इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जाता है। समझ आ रहा है तो जल्दी जल्दी से लाइक करते चलो, ठीक है, समझ आ रहा है। चलिए तो अब नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं।
तो मेरे को जल्दी जल्दी से कंफर्म कर दो, आप लोगों को समझ आ गया ये? यस बेटा, वी विल कवर द एंटायर सिलेबस, आप टेंशन नहीं लिया करो सिलेबस की, बस डेली लाइव अटेंड करते रहा करो, ठीक है? देखो मैं एक चीज आपको बोलता हूं कि लाइव में ऑडियंस कभी आती रहती है, जाती रहती है, चलता रहता है, पर देयर आर स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो डेली आते हैं, डेली अटेंड करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट, देखो वीडियो आपने अभी देखा, बाद में देखा, रिकॉर्डेड देखा, डजंट मैटर, ठीक है? पर ये जो आपकी सिंसेरिटी है कि नहीं क्लास स्टार्ट हो रही है तो हम क्लास अटेंड करेंगे, ये सिंसेरिटी ही आपको आपके परफॉर्मेंस में हेल्प करेगी, आपके रैंक में। बिकॉज देखने को आप कभी भी देख सकते हो, आप आज से 1 महीने बाद भी देख सकते हो, पर ये सिंसेरिटी यार मुझे डेली देखना है, वो एक डिसिप्लिन वाली जो बात है। तो जो क्लास में लाइव बैठे होते हैं बच्चे, इट मीन्स कि दे आर सिंसियर इन देयर प्रिपरेशन, एंड दैट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस। जिस दिन आपका एग्जाम होगा, आप एग्जाम दे के आओगे, आप समझोगे इस बात को कि डिसिप्लिन से कितना फर्क पड़ता है। सिर्फ लेक्चर देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, डिसिप्लिन के साथ देखना इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं बोलता हूं मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जितना पॉसिबल हो लाइव अटेंड करो, बिकॉज दैट गिव्स अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन कि हम क्लास में हैं, ये क्लास का टाइम है, हमें बैठना है और हमें पढ़ना है, कि नहीं अभी कुछ और कर लेते हैं, अभी कुछ और कर लेते हो। तो दैट विल क्रिएट अ फ्लिकरिंग माइंड कि कभी कुछ करने का मन किया तो आप उठ गए, कुछ और करने का मन किया तो आप उठ गए, तो दैट विल नॉट गिव यू अ गुड रिजल्ट इन योर एग्जाम, वो चाहे कोई भी एग्जाम हो, ठीक है? बेटा यस, विल ट्राई टू फिनिश इट बाय दिसंबर, बट फर्स्ट वीक की मैं गारंटी नहीं देता, ठीक है? टाइम उससे ज्यादा लग सकता है, ओके? तो ये जो मैंने कहानी लिखी, आई थिंक आपको समझ आ गई, बस कुछ नहीं है। बाकी जो यहाँ पर दिया हुआ है दैट इज ए को प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, आरएनएस कांस्टेंट, ठीक है ना? तो बस वो यहाँ लिख दो कि एट टेम्परेचर अप्रोचिंग इंफिनिटी के इज इक्वल टू ए। बस सारे कोलिजन के पास सफिशिएंट एनर्जी आ जाती है जितनी रिक्वायरमेंट है, फाइन। तो अब ये जो इक्वेशन आपके पास आई थी, कौन सी? ये वाली। इसको अगर हम लॉग में कन्वर्ट करें, इसका लॉग लें, दोनों तरफ लॉग लें, नेचुरल लॉग, तो नेचुरल लॉग के इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ए माइनस ई ए बाई आर टी, क्योंकि ई रेज टू पावर एनीथिंग जो होगा जब आप लॉग लोगे तो वही आ जाएगा ना, नेचुरल लॉग ई तो 1 होता है, फाइन। तो जब लॉग लोगे तो दो अलग अलग टेम्परेचर हैं, लॉग लेने में आपके पास इक्वेशन आएगी नेचुरल लॉग के इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ए माइनस ई ए बाय आर टी, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपको बता रहा है। पर अगर आपको पूछा जाए कि बेटा T1 टेम्परेचर पे रिएक्शन कुछ स्पीड पे जा रहा था, अब हमने टेम्परेचर चेंज कर दिया T2 पे, तो बताओ बेटा T2 पे अब रिएक्शन की स्पीड पे क्या फर्क पड़ा? तो हम दोनों टेम्परेचर पे ये इक्वेशन लिखेंगे कि T1 और T2 दो अलग अलग टेम्परेचर हो गए। अब टेम्परेचर बदलोगे तो ऑब्वियस बात है K की वैल्यू बदलेगी, तो नेचुरल लॉग K1 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग A माइनस ई ए बाय RT1। अब आप बोलोगे सर क्या A की वैल्यू नहीं बदलती? बेटा वो डिपेंड तो करता है टेम्परेचर पर हम उसको ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट मान के चलेंगे कि टेम्परेचर के चेंज से उस पर कोई खास डिफरेंस नहीं आता, तो वील अज्यूम इट टू बी कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ठीक है? तो ये एक इक्वेशन आ गई T1 पे, ऐसी एक और इक्वेशन लिख दी हमने T2 पे, फाइन। अब इन दोनों को सबट्रैक्ट करके देख लो, ठीक है? तो सबट्रैक्ट करके रीअरेंज करके क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग K2 माइनस नेचुरल लॉग K1 क्या आ जाएगा, लॉग A माइनस लॉग B क्या होता है, लॉग A अपॉन B, तो आ जाएगा नेचुरल लॉग K2 बाय K1 इज इक्वल टू ई ए बाय आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, फाइन। अब अगर आप इसको नेचुरल लॉग से लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो बेटा 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो यहां चला जाएगा, ठीक है? तो लॉग बेस 10 K2 बाय K1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। अब क्वेश्चन ये है कि इस इक्वेशन को यूज कैसे करेंगे, कैसे इस तरफ इस पे क्वेश्चन आएंगे, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे? देखो अब आपको दिया होगा एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है, ठीक है? एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है दिया होगा, दो टेम्परेचर दिए होंगे और पूछेगा कि T1 पे K1 दिया होगा, T2 पे K2 पूछा होगा, तो ठीक है वैल्यू पुट कर देंगे और ये निकाल लेंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि उसमें बोल दे कि T1 पे K1 पता है और किसी डिफरेंट टेम्परेचर पे K2 पता है, पर वो टेम्परेचर नहीं पता, तो ये दो वैल्यू दी होंगी, ये दिया होगा, T2 अननोन होगा। या होता है T1 T2 K1 K2 चारों दिए हो, एक्टिवेशन एनर्जी पूछी हो, तो यार एक एक चीज को छोड़ के
बाकी सारे पैरामीटर गिवन होंगे, सिंपल पुट द वैल्यू गेट द आंसर टाइप का क्वेश्चन आता है, सिंपल। कभी ये भी होगी कि कितना फास्ट हो जाएगा रिएक्शन, तो रिएक्शन कितना फास्ट हो जाएगा, दैट इज K2/K1। K2/K1 की रेशियो ही ये बताती है आपको कि K1 से अगर 4 गुना हो गया K2 तो रिएक्शन की स्पीड भी 4 गुना होगी। तो K2/K1 की रेशियो ही आपको ये बता देगी कि स्पीड ऑफ रिएक्शन कितने टाइम चेंज हुई है, कितनी इंक्रीज हुई है, कितनी डिक्रीज हुई है। तो ये वाली इक्वेशन सबको क्लियर है? ठीक है, यस तनप्रीत, वी कैन टेक नेचुरल लॉग, वी कैन टेक लॉग बेस्ड 10, दोनों ले सकते हैं ना, मतलब आपको दोनों पता होते हैं, इट्स सिंपल, कुछ नहीं, 2.303 का तो फैक्टर है, ठीक है, तो दोनों ही इक्वेशन हुई ना ये। ओके, चलिए अब इसका वेरिएशन देखते हैं कि मैंने कहा था कि बेटा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के बढ़ेगा। तो नॉर्मली बच्चे एक्सपेक्ट क्या करते हैं, नॉर्मली एक्सपेक्ट करते हैं कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा रहे, के तो बढ़ रहा है, पर एक पॉइंट पे जाके के कांस्टेंट हो गया, तो एज्यूम करते हैं बच्चे कि एक पॉइंट के बाद तो के इज इक्वल टू ए हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, लगातार तो बढ़ता नहीं रहेगा। तो ये ग्राफ ऐसा एज्यूम करते हैं, पर ये ग्राफ ऐसा आता नहीं है। क्यों नहीं आता है? बिकॉज जब आप एक्सपोनेंशियल का ग्राफ प्लॉट करोगे अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, जो इक्वेशन आपकी के इज इक्वल टू ए इंटू ई रेज टू पावर माइनस ए बाय आर टी, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो मैथमेटिकली, दिस इज द ग्राफ। अब देख के तो ये लगता है कि सर ये तो ऊपर चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है, कहां जाएगा ये, के की वैल्यू तो बढ़ती जा रही है, कांस्टेंट तो नहीं आ रही, आएगी बेटा आगे आएगी, बट इनिशियल कर्वेचर ऐसा होगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एम्स में आ चुका है, एडवांस में भी आ चुका है, तो कृपया इस क्वेश्चन में गलती ना करें। दिस इज द ग्राफ ऑफ के वर्सेस टेम्परेचर, ठीक है, क्लियर है? अब देखो, अब अगर आप नेचुरल लॉग वाला ग्राफ देखते हैं तो नेचुरल लॉग वाला ग्राफ क्या आएगा इसका, नेचुरल लॉग के इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ए माइनस ई ए बाय आर टी, तो उसको ई ए बाय आर इंटू 1/t लिख दूं मैं। अगर मैं ऐसे लिखूं, वाई एक्सिस पे लिया नेचुरल लॉग के, ये वाई आ गया, ये कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी सी प्लस एम एक्स, एक्स आ गया 1 टेम्परेचर। तो बेटा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो स्लोप क्या आ रहा है, माइनस ई ए बाय आर, और एक्टिवेशन एनर्जी पॉजिटिव होती है, ठीक है, तो स्लोप तो नेगेटिव आई, तो स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, और जब ये 1/t 0 हो जाएगा तो नेचुरल लॉग के कितना बचेगा, नेचुरल लॉग ए, मतलब ये y इंटरसेप्ट हुआ, तो ये जो वैल्यू है दिस इज नेचुरल लॉग ए, y इंटरसेप्ट इज नेचुरल लॉग ए, और जो स्लोप है ग्रेडियंट दैट इज माइनस ई ए बाय आर। फाइन, तो ये ग्राफ भी आपको बुक्स में पूछेंगे, मतलब काफी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, इक्वेशन को आपने ग्राफिकल प्रेजेंट करना था। फाइन, तो ये क्वेश्चन भी काफी बच्चों ने किया होगा। अब इससे क्या हो सकता है कि आपको ये डायरेक्टली ग्राफ ही दिया हो, यहां वैल्यूज दी हो, ग्राफ को सॉल्व करके ही आपको ई ए बाय आर निकालना है, मतलब स्लोप निकालनी है, और वहां से एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, और उस एक्टिवेशन एनर्जी को मे भी कहीं पे यूज करना है। ऐसे भी क्वेश्चन डिजाइन हो सकता है, या ग्राफ से आपको ए की वैल्यू निकालनी है आर्हीनियस कांस्टेंट की, उसको आगे जाके कहीं पे पुट करना है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये ग्राफ की जो इंटरप्रिटेशन है वो भी प्यारों सबको आनी चाहिए। तो ये सबको क्लियर हो गया? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बच्चों सबको क्लियर है? ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट मूव करते हैं। तो समझ आ रहा है, मजा आ रहा है, लाइक करते चलो, आलसियों लाइक कर दिया करो, ठीक है। आज का टारगेट हमने सेट किया नहीं है, पर टारगेट एटलीस्ट 400 लाइक से तो ऊपर रहेगा ही रहेगा। क्यों, क्या बोलते हो? ठीक है, तो चलो आगे करें। आज मैं आपको बहुत जबरदस्त एक विजुअलाइजेशन दिखाने वाला हूं, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हम सीखेंगे। देखिए, तो मैंने ये आपको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पहले भी बताया था कि रिएक्टेंट, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए ध्यान रखना, सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट कोलाइड करेंगे। जब कोलाइड करेंगे तो जो बॉन्ड टूटने वाले हैं वो टूटेंगे, और जो नए बॉन्ड बनने वाले हैं वो बनना स्टार्ट होंगे। तो एक स्टेज आएगी जब बॉन्ड्स पार्शियल हैं, टूटने वाले थोड़े बहुत टूट चुके हैं, बनने वाले थोड़े बहुत बन चुके हैं, राइट। और ये एक एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेगा,
तो जब ये रिएक्टेंट कोलाइड करेंगे, क्योंकि एनर्जी बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी लगती है ना, तो स्टार्टिंग में जो आप रिएक्टेंट को तोड़ोगे उसको एनर्जी देनी तो पड़ेगी, तो एनर्जी बैरियर है, इतनी एनर्जी उसको चढ़ना पड़ेगा इस बैरियर पे। तो देखो ये जो पॉइंट है हाईएस्ट एनर्जी पॉइंट, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन क्यों? यहां बैठ जाओ, उधर को धक्का दिया तो उधर को लुढ़क जाओगे, इधर को दिया तो इधर को लुढ़क जाओगे, ये ट्रांजिशन पॉइंट है। यहां से आप प्रोडक्ट वाली साइड भी जा सकते हो, रिएक्टेंट वाली साइड भी जा सकते हो, तो ट्रांजिशन दोनों तरफ की जा सकती है। यहां पर क्या दिखाया हुआ है, देखो H रेडिकल और F2 में बॉन्ड बनना है और F2 का बॉन्ड टूटना है, टूटने वाला टूटना शुरू हो गया है, ऐसा नहीं बोलना कि 50-50 है, नहीं कभी नहीं, टूटने वाला थोड़ा टूट चुका है, बनने वाला बॉन्ड थोड़ा बन चुका है। तो ट्रांजिशन स्टेट कोई कंपाउंड नहीं है। क्या बोलो सर ये रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट है और वो ट्रांजिशन स्टेट है, बेटा दैट इज नॉट अ कंपाउंड, ये जर्नी का बस एक पॉइंट है। क्या बस से आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक बस में जा रहे हो, बीच में बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, वैसे ये जस्ट पॉइंट है जर्नी का, इट इज नॉट अ कंपाउंड। ओके, ट्रांजिशन स्टेट इज द हाईएस्ट एनर्जी पॉइंट इन द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ये आपका प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन आ गया, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी आ गया, ये उतरा नीचे ये। तो बेटा ये थी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट के बाद इतनी एनर्जी थी, यहां तक जाने के लिए, इसको क्रॉस करने के लिए इतनी एनर्जी उसको चाहिए थी। तो उसको जितनी एनर्जी चाहिए होती है ना इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, उसको एक्टिवेट करने के लिए। अब ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, तो ये रिएक्टेंट था और ये बैरियर है, ये एक्टिवेशन एनर्जी आ गया फॉरवर्ड का। अगर बैकवर्ड रिएक्शन में सोचूं तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ये रिएक्टेंट बन जाएगा, सही है, बैकवर्ड के लिए ये रिएक्टेंट बन जाएगा। तो यहां से बैरियर कितना ऊंचा है, यहां तक, तो बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी ये आ जाएगी। तो इसको बोलेंगे EAF, इसको बोलेंगे EAB बैकवर्ड। तो एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड। अब बताओ फॉरवर्ड और बैकवर्ड का अगर मैं डिफरेंस ले लूं, ठीक है, अगर मैं EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड कर दूं तो मुझे क्या मिलता है, दिस माइनस दिस। अब ये वैल्यू बड़ी है ना, उसको माइनस कर रहा हूं मैं, तो मुझे क्या मिलेगा, ये वाला मिलेगा ना, डेल्टा एच। और डेल्टा एच यहां पर कैसा है, प्रोडक्ट की एनर्जी नीचे है, तो ऑब्वियसली एनर्जी रिलीज हुई है, तो डेल्टा एच नेगेटिव है। तो ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड आपके रिएक्शन का डेल्टा एच होता है। तो अगर दोनों एक्टिवेशन एनर्जी दी हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, तो डेल्टा एच निकल सकता है। अगर एक एक्टिवेशन एनर्जी और डेल्टा एच दिया है तो दूसरी वाली एक्टिवेशन एनर्जी निकल जाएगी। तो यह याद रखना कि फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इज इक्वल टू डेल्टा एच। नेगेटिव आया तो एक्सोथर्मिक, पॉजिटिव आया तो एंडोथर्मिक। सिंपल, फाइन। ये वाला पार्ट क्लियर है सबको बच्चों, ये वाला पार्ट क्लियर है, ठीक है बेटा। ये वाला एक्सोथर्मिक ग्राफ है, क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नीचे गया एनर्जी में, रिएक्टेंट से भी नीचे तभी जाएगा जब एनर्जी छोड़ेगा, तो जब एनर्जी लूज करेगा तभी नीचे जाएगा। अगर एंडोथर्मिक का होगा तो प्रोडक्ट ऊपर रहेगा, रिएक्टेंट के लेवल से ऊपर रहेगा। फाइन, ये वाला ग्राफ क्लियर है। अब चलो मैं इसको आपको एक एक करके डिटेल समझाता हूं। तो जब भी कोई रिएक्शन होता है, वो सिंगल स्टेप में भी हो सकता है, वो मल्टीपल स्टेप में भी हो सकता है। तो बेटा ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, क्यों, क्योंकि इसमें एक ही पीक है। ये होता है एक स्टेप, स्टेप हमेशा चलेगा, ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, दैट्स कॉल्ड वन स्टेप, ठीक है। तो ये आपके रिएक्टेंट्स थे, ये आपका ट्रांजिशन स्टेट TS, और ये आपका आ गया प्रोडक्ट। ये वाला जो आ गया रिएक्टेंट से टॉप तक का एनर्जी डिफरेंस, दैट इज EA फॉरवर्ड, ठीक है। और यहां से यहां तक का टोटल ले लें, दैट इज EA बैकवर्ड। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का डिफरेंस, सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, दैट इज योर डेल्टा एच। ओके, अगर एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ भी जाए या पीक ऊंची भी हो जाए, क्या इसको फर्क पड़ेगा? क्या डेल्टा एच इस पे डिपेंड करता है कि एक्टिवेशन एनर्जी इतनी सी है या इतनी है या इतनी है या इतनी है? फर्क पड़ता है क्या? नहीं, क्योंकि रिएक्टेंट तो उधर ही है, प्रोडक्ट भी उधर ही है एनर्जी में, तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा दैट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द एक्टिवेशन एनर्जी। ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है डेल्टा एच, वो काइनेटिक्स पे डिपेंड नहीं करता। एक्टिवेशन एनर्जी एक काइनेटिक फैक्टर है,
ये थर्मोडायनेमिक फैक्टर है, ये उस काइनेटिक फैक्टर पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है और यहाँ पे डेल्टा एच नेगेटिव है, तो बेटा ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आपने लिखा। यही चीज आपको ऑर्गेनिक में भी यूज होगी, SN1 SN2 E1 E2 रिएक्शन में, वहां पर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आपको रीड करने आने चाहिए। ओके, चलो देखो नेक्स्ट वन। अब ये कैसा है, व्हाट इज दिस? ये रिएक्टेंट आ गया, ठीक है, ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी, चलो फॉरवर्ड लेते हैं, बैकवर्ड आप समझ ही गए क्या होगा। और ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का डिफरेंस, ये आपका प्रोडक्ट आ गया यहाँ पे, तो बेटा ये जो डिफरेंस आ गया दैट इज डेल्टा एच, और क्योंकि प्रोडक्ट ऊपर है रिएक्टेंट से एनर्जी में, तो डेल्टा एच पॉजिटिव, दैट इज इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। और ये आ गया ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। आई थिंक आप सबको ये भी समझ आ गया होगा। लो, तो आप ट्यूशन पढ़ने के लिए यहां पर आते हो। ओके ओके ओके, चलो बेटा इक्विलिब्रियम की क्लास तब लगेगी जब हम इक्विलिब्रियम पे पहुंचेंगे। अभी पहले थर्मोडायनेमिक्स कवर होगा, पहले केमिकल बॉन्डिंग है, गैसेस स्टेट आएगा, फिर थर्मोडायनेमिक्स आएगा, फिर इक्विलिब्रियम आएगा। वो चीज पहले रैंडम कैसे हो सकते हैं टॉपिक्स, ठीक है। हाँ, मैं भी सोच रहा हूँ इसके बाद ऑर्गेनिक स्टार्ट करने के बारे में, पर एक ही चैप्टर बचाओ यार, ठीक है, मुझे सोचने दो थोड़ा सा। तो देखते हैं, अब एक चैप्टर बचा हुआ सरफेस केमिस्ट्री, तो दो ऑप्शन है, या तो हम उसको स्किप करके ऑर्गेनिक पकड़ लें, तो मैं पोल करूंगा चैनल पे, पोल का जो रिस्पॉन्स रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक करनी है कि सरफेस करना है। अब देखो, तो अब तक जो आपको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम दिखा रहा था वो सिंगल स्टेप रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन के दिखा रहा था। नाउ इट्स अ मल्टीपल स्टेप रिएक्शन। क्या आप मेरे को इसको देख के बता सकते हो कि बेटा इसमें कितने स्टेप्स हैं? बताओ, क्या आप इसको देख के बता सकते हो इसमें कितने स्टेप रिएक्शन है? बेटा हाउ टू कवर ऑल वीडियो ऑफ केमिकल काइनेटिक्स देख के कवर करोगे और कैसे कवर करोगे? अच्छा चलो जल्दी से मेरे को बताओ कि बेटा इस ग्राफ में ये कितने स्टेप रिएक्शन है? मनोज ने कहा 3 स्टेप है। एनीवन एल्स? हार्दिक एनसीईआरटी कब कराओगे? बेटा मैं सब कुछ करवा रहा हूं, एनसीईआरटी प्लस जेई का जो भी लेवल है सब कुछ करवा रहा हूं मैं। मैक्सिमम बच्चे बोल रहे हैं 3, यस दैट इज राइट। कुछ बच्चे बोल रहे हैं 4, कुछ बोल रहे हैं 5, दैट इज रॉन्ग। देखो बेटा, नंबर ऑफ पीक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेप्स, याद रखो। नंबर ऑफ पीक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेप, जितनी पहाड़ियां उतने स्टेप्स। 1 2 3। तो फर्स्ट स्टेप देखो क्या है, फर्स्ट स्टेप आपका यहां से चलना और यहां तक पहुंचे, बस ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। तो ये EA1 ये फर्स्ट स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी, और ये ट्रांजिशन स्टेट 1, ओके। दूसरा स्टेप अब यहां से स्टार्ट हुआ, तो ये रिएक्टेंट आ गया। तो ये क्या हुआ, क्या ये प्रोडक्ट है? नहीं, प्रोडक्ट होता है लास्ट में जो बनता है, ये प्रोडक्ट है। तो ये क्या है, मैंने कहा था ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो स्टेप्स में जो बनते हैं उनको बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो इसको I1 बोल देते हैं, इंटरमीडिएट 1। अब ये इंटरमीडिएट अगले स्टेप में, अब दूसरा स्टेप यहां से स्टार्ट होता है। तो स्टेप हमेशा यहां से नीचे से स्टार्ट होता है, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ठीक है। दूसरा स्टेप ये है, कलर चेंज कर लेते हैं। दूसरा स्टेप ये है यहां तक, दैट इज द सेकंड स्टेप। तो ये सेकंड स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी EA2। अब ये भी प्रोडक्ट तो नहीं है, तो ये क्या होगा, इसको हम I2 बोलेंगे, सेकंड इंटरमीडिएट। अब क्योंकि I2 I1 से नीचे एनर्जी में, मतलब ज्यादा स्टेबल है, तो आप ये भी बोल दोगे कि जो दूसरा इंटरमीडिएट है वो ज्यादा स्टेबल है। तो बेटा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जितने डिप्रेशन आते हैं ना, वो आपके इंटरमीडिएट्स हैं, उतने इंटरमीडिएट्स हैं। तो इस रिएक्शन में कितने इंटरमीडिएट्स हुए? 2। ऑब्वियसली बात है, 3 स्टेप में 2 इंटरमीडिएट आएंगे बीच में, ठीक है। और उसके बाद क्या किया जाएगा, चलो थर्ड स्टेप। तो यहां से थर्ड स्टेप स्टार्ट हुआ और ये जाके नीचे प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये थर्ड स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी, दिस इज EA3। ओवरऑल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का गैप ये है, दैट इज योर डेल्टा एच।
और डेल्टा एच यहां देख के पता लग रहा है नेगेटिव है। अब क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि विच वन इज द स्लो स्टेप? यहां पे बेटा स्लो स्टेप कौन सा है? और आपको समझ आ रहा है, मजा आ रहा है, लाइक करते चलो, ठीक है? जल्दी जल्दी बताओ बेटा, समझ आ रहा है? बोलो बोलो बोलो, स्लो स्टेप कौन सा है? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जल्दी से। बेटा जो मैंने नोट्स दिए उनको यूटिलाइज करने का तरीका है कि उनको तो पूरी डिटेल में पढ़ो, पर उनमें कुछ एडिशन भी करो। जो भी आप अपना सेल्फ स्टडी कर रहे हो, प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग उन नोट्स में कुछ और ऐड भी करो। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं फर्स्ट स्टेप है, कुछ बोल रहे हैं थर्ड है, कुछ सेकंड है, पर मैक्सिमम जनता बोल रही है फर्स्ट स्टेप है। तो और जनता की राय कभी कभी सही हो जाती है, हमेशा नहीं, क्योंकि ये जनता बड़ी कंफ्यूजिंग भी है। तो बेटा देखो, सीधी सी बात है, अगर अपने को ट्रैकिंग पे जाना हो, सबसे मुश्किल कौन सी पहाड़ी चढ़ना होगा? यार पहली पहाड़ी, सबसे ज्यादा एनर्जी इसी में लगेगी ना। ये अगर आपने चढ़ दी, उसके बाद तो दिक्कत ही नहीं है, सारी उससे नीचे हैं। तो जो सबसे ऊंचा पहाड़ है, जो सबसे ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी वाला स्टेप है, दैट इज द स्लोएस्ट स्टेप, क्योंकि उसको चढ़ने में, उसको कवर करने में सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी, सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। तो हाईएस्ट पीक इज द स्लोएस्ट स्टेप। ठीक है, और स्लोएस्ट स्टेप को ही बोलते हैं रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। तो उसमें आप ये भी बोल सकते हो कि फर्स्ट स्टेप ही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। तो सिर्फ एक रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम से आपको इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है, स्टेप्स कितने, इंटरमीडिएट कितने, कौन सा इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है, कम स्टेबल है, स्लो स्टेप कौन सा है, सारी चीजें, डेल्टा एच क्या है। ठीक है, तो डन, दैट इज क्लियर। चलो अब नेक्स्ट, ये सिंपल दो टर्म। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है कि रिएक्टेंट यहां पे है, इसको ये पहाड़ चढ़ना है, इतनी एनर्जी इसको मिनिमम चाहिए ना ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंचने के लिए। तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी जो कि कोलाइड करने वाले मॉलिक्यूल्स के पास होनी चाहिए ताकि वो ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंच जाएं, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। थ्रेशोल्ड क्या है? एक्टिवेशन तो आपने रिएक्टेंट की एनर्जी से ऊपर तक का मेजर किया ना, नीचे से टोटल एनर्जी मेजर कर लो। जैसे मान लो ये एनर्जी अभी 40 पे है और ये एनर्जी जो है ये 30 है, ठीक है? तो 30 उसको चाहिए, 30 इज द एक्टिवेशन एनर्जी। पर बेटा बेस से टोटल एनर्जी कितनी चाहिए? ये ऑलरेडी 40 पे था, 30 और चाहिए, तो टोटल तो 70 चाहिए ना, 70। तो मिनिमम टोटल एनर्जी, मतलब नीचे से ऊपर तक का टोटल जो एनर्जी डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड थ्रेशहोल्ड एनर्जी। दिस इज योर व्हाट? दिस इज योर थ्रेशहोल्ड एनर्जी। ठीक है प्यारो, समझ आ गया? दैट इज क्लियर। बेटा अभी 200 लाइक्स भी नहीं किया तुम लोगों ने, क्या किया? अरे ठीक है, मोटिवेशन वीडियो भी आ जाएगा, तुम लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो नोट्स डाउनलोड कर लेना, इसके पहले मैं कंप्लीट तो कर लूं, उसके बाद डाउनलोड करोगे। देखो अब ये हमारे पास केस है। आपने सुना ही होगा कि कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट रिएक्शन को स्पीड अप करता है। एक पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है और एक नेगेटिव कैटलिस्ट होता है। बेटा पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्शन को स्पीड अप करता है, नेगेटिव कैटलिस्ट उसको स्लो डाउन करता है। समझे? तो कैटलिस्ट करता कैसे है, स्पीड अप करता कैसे है? वो क्या करता है, वो बोलता है यार तुम लोग ये इतनी ऊंची पहाड़ी चढ़ के जाओगे, चलो मैं आपको टनल देता हूं, एक छोटा रास्ता देता हूं, शॉर्टकट देता हूं। तो वो एग्जिस्टिंग रास्ते को कुछ नहीं करता, वो एक नया शॉर्टकट आपको देता है। तो एग्जिस्टिंग रास्ता था ये वाला, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा थी तो कुछ ही मॉलिक्यूल जिनके पास कोलाइड करने पे इतनी एनर्जी आ पाएगी वही सक्सेसफुल रिएक्शन कर पाएंगे। तो कैटलिस्ट ने क्या किया, उसने बोला मैं आपको एक अल्टरनेट पाथ देता हूं। तो ये टर्म याद रखना है, बच्चे गलती करते हैं इसमें। कैटलिस्ट रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम नहीं करता, मतलब एक्चुअली एग्जिस्टिंग पाथ को छेड़ता नहीं है। क्या बोलोगे, जो पाथ यहां था उसको नीचे कर दिया? नो, एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म को चेंज नहीं करता, वो एक नया पाथ प्रोवाइड कर देता है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। तो जनरल स्टेटमेंट में लोग बोल देते हैं कि कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, विच इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम नहीं करता,
वो एक नया पाथ देता है विद द लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। समझे? लॉन्ग कट अभी है पर हमारे पास शॉर्टकट भी है, तो नए वाले रास्ते की एक्टिवेशन एनर्जी कम है इतनी सी है, तो ऑब्वियसली फास्ट होगा। अब जो बेचारा इतनी एनर्जी पे बैठा है अब वो भी रिएक्शन कर पाएगा। पहले जो यहां तक बैठा था वो भी रिएक्शन नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो अब जितने मॉलिक्यूल बेचारे इस रीजन में अब वो सारे के सारे रिएक्शन कर पाएंगे। तो ये होता है कैटलिस्ट से कि जो बेचारे फालतू में बैठे हैं, कुछ नहीं हो रहा था पहले उनसे, अब वो भी कैपेबल हो गए रिएक्शन करने के। ठीक है, तो कैटलिस्ट क्या करता है? प्रोवाइड्स एन अल्टरनेट पाथ विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। फाइन, जो एंजाइम है वो भी ये करते हैं। बॉडी में जो एंजाइम है वो एक तरह के कैटलिस्ट ही तो है, जो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस को कैटलाइज कर रहे हैं, उनकी वजह से वो रिएक्शन हो रहे हैं। ठीक है, तो एंजाइम भी एक स्पेशल टाइप ऑफ कैटलिस्ट, आप समझ सकते हो। ओके, चलो तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब ये ध्यान से देखना क्या है, दैट इज इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। फिर चला अगले स्टेप में। ठीक है, अब इस गाड़ी को पूरा देख लो, आराम से देख लो पहले, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये ऑर्गेनिक वालों को समझ आएगा जो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की डिमांड कर रहे हैं। ये चली गाड़ी ऊपर, अब ये नीचे, ये कार्बोकैटायन, फिर अगले स्टेप में ऊपर, फिर नीचे, और ये प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिएक्टेंट गया ट्रांजिशन स्टेट तक, नीचे आया और ये बनाया इंटरमीडिएट। अब ये इंटरमीडिएट अगले स्टेप में चढ़ा, फिर ये नीचे, ये देखो बॉन्ड किस तरह से बन रहे हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये आपका रिएक्टेंट था, ये जब ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंचा तो बॉन्ड जो टूटना था वो टूट गया, निकल गया, वो निकल गया पीछे, येलो वाला जो था पार्ट। अब ये है, अब अगले में क्या होगा? जो नई चीज जुड़नी थी वो देखो जुड़ गई। सही है ना, मजेदार। फाइन, तो समझ आ गया। ये SN1 रिएक्शन का है जहां पर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट होते हैं। चलिए नेक्स्ट वन, अब बात करते हैं कि ग्राफ, अगर हम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी के साथ प्लॉट करें, कुछ ऐसा अपने कौन सा था, मैं नाम भूल जाता हूं इसका हमेशा, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। हाँ, ये मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है जो आपने गैसेस स्टेट में पक्का पढ़ा होगा। ठीक है, देखो ये ग्राफ किस किस के अगेंस्ट है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी के अगेंस्ट है। मतलब क्या है इसका? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। देखो कि बहुत कम काइनेटिक एनर्जी वाले, ये पॉइंट बहुत कम काइनेटिक एनर्जी वाला है, ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला है। तो बहुत कम काइनेटिक एनर्जी से चलने वाले पार्टिकल कितने हैं? इतने से। ठीक है, इस काइनेटिक एनर्जी से चलने वाले पार्टिकल कितने हैं? इतने। मतलब हर एक काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू के कोरिस्पॉन्डिंग कितने पार्टिकल्स हैं वो ये आपको बता रहा है। तो मैक्सिमम पॉइंट ग्राफ पे ये है, मतलब मैक्सिमम फ्रैक्शन ये है, मतलब मेजॉरिटी जो है ना, मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स वो इस काइनेटिक एनर्जी के साथ चल रहे हैं। मतलब अगर आप एक मिलियन मॉलिक्यूल्स लो, राइट, ठीक है, तो उनके पास ये काइनेटिक एनर्जी है। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स भी आप इसको ले सकते हो, इसको आप फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये तो मैक्सिमम जो फ्रैक्शन है, मेजॉरिटी जो जनता है ना, उसके पास ये काइनेटिक एनर्जी है। मतलब बहुत कम काइनेटिक एनर्जी वाले भी बहुत कम है, बहुत ही गरीब जो है बेचारे वो भी बड़े कम है, और बहुत ही ज्यादा जो अमीर है वो भी बड़े कम है। क्योंकि देख लो जिसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है वो भी इतना ही है। मैक्सिमम लोग मिडिल क्लास वाले हैं। ठीक है, बहुत गरीब भी बहुत कम है, बहुत अमीर भी बहुत कम है। फाइन, अब अगर मैं किन्हीं भी दो पॉइंट को लेके एक एरिया ले लूं, ये दो पॉइंट ले ली मैंने, ये आ गई मेरी काइनेटिक एनर्जी 1 और ये आ गया मेरा काइनेटिक एनर्जी 2। अगर मैं इन दोनों के बीच का ग्राफ ले लूं, वो मुझे क्या दे रहा है? ये जो एरिया अंडर द ग्राफ है ये मुझे क्या दे रहा है? ये टोटल एरिया है, ये देगा मेरे को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी K1 और K2 के बीच में है। मान लो K1 है 20, K2 है 30, तो ऐसे कितने पार्टिकल्स हैं जिनकी एनर्जी 20 और 30 के बीच में लाई करती है? दैट यू विल गेट फ्रॉम दिस एरिया। अच्छा, अगर ये एरिया मेरे को ये दे रहा है कि इन दोनों के बीच की
के काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यूज है उसके पार्टिकल्स कितने हैं। तो अगर मैं इधर से लेके उधर तक का पूरा एरिया नाप लूं तो मतलब वो मेरे को दे देगा 0 से लेके मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बीच में कितने पार्टिकल्स हैं। बेटा 0 से लेके मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बीच में सारे नहीं आ जाएंगे, सारे ही आ जाएंगे ना। तो इसका मतलब वो अगर मैं टोटल एरिया ले लूं, अगर मैं टोटल एरिया ऑफ द कर्व या अंडर द कर्व ले लूं तो दैट विल गिव मी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट। देगा ना, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे देगा वो कि 0 से लेके मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बीच में कितने पार्टिकल हैं, सारे ही हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, ये किसी पर्टिकुलर एक टेम्परेचर की कहानी है, फाइन, ये किसी एक टेम्परेचर की कहानी है। अब मैं टेम्परेचर बदल दूंगा तो ये ग्राफ चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ऑब्वियसली यार सबकी काइनेटिक एनर्जी बदलेगी। जब सबकी काइनेटिक एनर्जी बदलेगी तो काइनेटिक एनर्जी का फ्रैक्शन के साथ जो ग्राफ होगा, रिलेशन होगा, वो भी बदलेगा। ठीक है, तो एक नए टेम्परेचर पे देखते हैं ग्राफ कैसा आता है। तो ये T1 टेम्परेचर पे जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ग्राफ थोड़ा फ्लैट होता है, मतलब जो पीक पॉइंट है ये नीचे और आगे की तरफ जाता है। क्या होता है? थोड़ा फ्लैट होता है ऐसे। ठीक है, तो पीक कहां आता है? पीक डाउनवर्ड और फॉरवर्ड आता है, नीचे होगा और आगे खिसकेगा। ये है ना नया पीक, ये है। तो पहले मैक्सिमम फ्रैक्शन इतनी थी और उसके पास काइनेटिक एनर्जी इतनी थी। अब मैक्सिमम फ्रैक्शन थोड़ी सी कम होगी पर वो थोड़ी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव कर रहा है। ठीक है ना, अब जो टॉप पॉइंट है वो आ गया। तो मतलब मैक्सिमम जनता अब जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ चल रही है वो बड़ा है, मतलब एवरेज हाउस होल्ड इनकम बड़ी है, आम आदमी की आमदनी बड़ी है। समझे? अब देखो, अब दूसरा फंडा, अब फंडा ये है, लेट से दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी, कि ये एक्टिवेशन एनर्जी है भाई। यहां पे जिनके पास इससे ज्यादा एनर्जी होगी वही सक्सेसफुल कोलिजन कर पाएंगे। तो T1 टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो इस पॉइंट के आगे का जो एरिया है दैट विल गिव मी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो सक्सेसफुल कोलिजन कर पाएंगे। तो इतने मॉलिक्यूल्स होंगे जो T1 टेम्परेचर पे सक्सेसफुल कोलिजन कर पा रहे थे। पर जब मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, ये कर दिया मैंने T2 एंड T2 इज एक्चुअली ग्रेटर देन T1, तो बेटा अगर मैं चीजों को गर्म करूंगा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल तो बदलेंगे नहीं। 1,00,000 थे तो 1,00,000 ही रहेंगे। तो अगर टोटल एरिया अंडर द कर्व टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बराबर है तो गर्म करने से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं बदलेंगे, तो टोटल एरिया अंडर द कर्व भी उतना रहेगा, बस कर्व की शेप बदल जाएगी। पर अभी भी टोटल एरिया अंडर द दिस कर्व भी निकालोगे तो वो उतना आएगा जितना पहले था। ठीक है, पर अब T2 पे एक्टिवेशन एनर्जी से आगे कितनी जनता है? ये एक्स्ट्रा भी आ गया ना, ये तो है ही है, जो पहले भी था ये एक्स्ट्रा आ गया। तो ये एक्स्ट्रा फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स, एक्स्ट्रा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो अब एलिजिबल हैं, कि पहले इतने ही बच्चे जे एडवांस के लिए थे, अब ये भी आ गए हैं। क्यों? क्योंकि सबको ग्रेस मार्क्स दे दिए गए हैं, सबका एवरेज स्कोर बढ़ चुका है, तो कट ऑफ से ज्यादा बच्चे ऊपर जा चुके हैं। समझ आया? तो इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने पे क्यों रिएक्शन फास्ट होता है? क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल अब एक्टिवेशन एनर्जी से आगे हैं, उससे ज्यादा एनर्जी रखते हैं। समझे? क्या समझे? मतलब पहले बच्चों के पहले जी कट ऑफ थी 100 मार्क्स, ठीक है। अब हमने क्या किया, 5 नंबर सबको ग्रेस दे दिए, सबको दे दिए 5-5 नंबर। तो बेचारा जो 98 पे अटका था वो भी निकल गया आगे, 99 पे था वो भी निकल गया, 97 वाला वो भी निकल गया। ठीक है, तो निकल गया ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने से एवरेज एनर्जी बढ़ी, आपने ग्रेस मार्क्स दिए उनको, तो अब ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल एक्टिवेशन एनर्जी से आगे जा चुके हैं। तो आई होप कि प्यारों समझ आ गया होगा। ठीक है, आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब आगे चलते। ये आपका मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, इसी को गैसेस स्टेट में भी अप्लाई कर दो। वहां पर ये वेलोसिटी होती थी और पीक के कोरिस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आती थी उसको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलते थे। क्या बोलते थे? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो ये है कहानी, ठीक है, पढ़ लो इसको। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। और प्यारो समझ आ गया है तो लाइक करते चलो कि आई होप। अच्छा मेरे को बताओ अब तक का जो सेशन रहा कैसा रहा, मतलब आप लोगों को मजा आया
अगर आया तो बच्चा सच बोलना है और लाइक तो करना है, शेयर जरूर करना है। इसके बाद काफी आलसियों ने अभी शेयर किया नहीं होगा अभी तक, ठीक है, तो शेयर जरूर करना है। ठीक है, तो आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर। चलो ठीक है ना, तो ये T1 टेम्परेचर पे था, ये T2 टेम्परेचर पे आ गया। तो पहले T1 टेम्परेचर पे इतना सा एरिया आ रहा था एक्टिवेशन एनर्जी के आगे, अब T2 पे ये एडिशनल एरिया भी आ गया। ठीक है, तो एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एडिशनल कोलिजन्स दैट लीड टू रिएक्शन। तो मैंने कहा नंबर ऑफ पार्टिकल कर लो या नंबर ऑफ कोलिजन कर लो विद अ पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सॉलिड स्टेट बेटा 11th क्लास में है, वो 11th क्लास के टॉपिक साथ कवर करवाऊंगा मैं। चलिए आगे क्वेश्चन हमारे पास, द रेट कांस्टेंट इज गिवन बाय द इक्वेशन पी ए इंटू ई रेज टू पावर माइनस ई बाय आर टी। नाउ विच फैक्टर शुड रजिस्टर अ डिक्रीज फॉर द रिएक्शन टू प्रोसीड मोर रैपिडली। कि रिएक्शन को अगर ज्यादा रैपिडली होना है, ज्यादा स्पीड पे होना है, तो कौन सा फैक्टर घटना चाहिए। इन चारों में से आपके पास चॉइसेस हैं, टेम्परेचर, ए, ई, ए, पी। बताओ एबीसीडी, जल्दी से बच्चे आंसर करो। जल्दी से बोलो क्या होगा इसका आंसर। बेटा नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, बट अभी लेक्चर कंप्लीट होगा उसके बाद नोट्स अपलोड होंगे ना, अभी तो नोट्स तैयार ही हो रहे हैं। बेटा प्रीवियस ईयर अगर आप अच्छे से कर लो ना, बहुत अच्छे से कर लो, सारी चीजें कवर कर लो, तो आप ये समझ लो कि आप प्रीवियस ईयर करने से 30 में से 20 क्वेश्चन तो सॉल्व कर सकते हो। चलिए बच्चे बोल रहे हैं सी, एक्टिवेशन एनर्जी। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि टेम्परेचर कम करोगे तो रेट क्या हो जाएगा, कम। ये बोल रहा है मोर रैपिडली बढ़ाना है, तो भाई साहब वो जो पहाड़ी है उसको छोटा करो, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करो। प्रोबेबिलिटी फैक्टर से कुछ नहीं है, ए आर्हीनियस कांस्टेंट है उसका कुछ नहीं है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी कम करनी पड़ेगी। फाइन, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, 2N2O5 gives you 2N2O4 plus O2, एक्टिवेशन एनर्जी दिया 100 किलो जूल पर मोल, और K1 दिया आपके पास 3.46 इंटू 10⁻⁻5 पर सेकेंड। ठीक है, डिटरमिन द टेम्परेचर एट विच द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन इज 2 hours। ओके, क्या करेंगे इसमें, बताओ भाई क्या करना चाहिए, करो, ट्राई करो। कैसे करना है बस ये सोचो। अब ऑब्वियसली बात है, ऑप्शन तो यहाँ नहीं है, आप वैसे तो नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को, देन आई विल एक्सप्लेन। मैं सॉल्व तो नहीं करूंगा, मैं इक्वेशन लिख दूंगा पूरी कि ये करना है, ये वैल्यू यहाँ पुट करके आंसर आप निकाल लोगे। ठीक है, तो आई गिव यू 30 सेकेंड, जल्दी से सारे बच्चे सोचो, इसको समझो। बेटा टेम्परेचर पिछले क्वेश्चन में इसलिए नहीं है, आप टेम्परेचर ही कम कर दोगे तो रिएक्शन स्लो हो जाएगा ना। अब क्या पढ़ रहे हैं हम, क्या कहानी पढ़ रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन फास्ट होता है, वही कम कर दोगे तो रिएक्शन स्लो नहीं हो जाएगा। जल्दी जल्दी बोलो क्या होना चाहिए इस केस में, मतलब पढ़ लिया। ठीक है, देखो अब K1 दिया है अपने पास, डाटा देखो क्या क्या दिया हुआ है। K1 दिया है, E दिया हुआ है, T1 दिया है 50 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना है, डिग्री सेल्सियस में कभी नहीं लेना है। ओके, और टेम्परेचर पूछा हुआ है जब हाफ लाइफ 2 hours हो जा रहा है। ठीक है यार, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, पर सेकंड दिया है, तो पर सेकंड को देख के पता चलता है इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। अगर टी हाफ आपको 2 hours चाहिए, या टी हाफ की वैल्यू से डाल के आपको K2 मिल जाएगा ना, तो K2 कितना आ जाएगा अपने पास, K2 आ जाएगा 0.693 डिवाइड बाय 2 hours। 2 घंटे क्या हुआ यार, सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 2 इंटू 3600। क्यों, क्योंकि ये K1 आपको पर सेकंड दिया हुआ है,
तो यहाँ 2 आवर्स को पर मतलब सेकंड्स में कन्वर्ट करो, तो 2 इंटू 3600 K2 निकल जाएगा। तो बेटा सिंपल सा है, लगा लो इक्वेशन, log of K2 by K1 is equal to EA by 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2। बस ये क्वेश्चन सॉल्व करनी है, कुछ भी नहीं है। K1 K2 दोनों दिए, एक्टिवेशन एनर्जी दिए, T1 दिया, T2 निकालना है, बस ये इक्वेशन लगेगी और आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब डायरेक्टली इक्वेशन बेस्ड, बहुत दिमाग लगाने वाला काम होता नहीं है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो सारे बच्चे आप कर लोगे, ठीक है। चलिए तो लेट्स चेक, जल्दी से रिप्लाई करो, सब बच्चों को समझ आ गया ये? ठीक है, चलो तो ये है ओके। अच्छा मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा था, पूरा तो नहीं सॉल्व कर रखा था पर कुछ हद तक सॉल्व कर रखा था, ठीक है। तो ये आपका K2 0.6 and 3.2 into 3600 इतना आ रहा है, ऐसे ऐसे करके करके कर लेना, मतलब जो भी था दैट्स मैथ, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन मैथ, केमिस्ट्री पढ़ते हैं थोड़ी सी और। चलो ये एक और क्वेश्चन है जेईई मेन 2013 का। The rate of reaction doubles when its temperature changes from 300 to 310। बेटा टेम्परेचर बढ़ाने पे अगर रेट डबल हो रहा है तो वो किसकी वजह से हो रहा है? के की वजह से, क्योंकि टेम्परेचर से बढ़ता है के डबल हो, क्योंकि रेट क्या होता है यार, के इंटू कंसेंट्रेशन, अपन कंसेंट्रेशन तो चेंज कर नहीं रहे, तो रेट डबल कैसे होगा? के डबल होने से, ठीक है। तो जब भी ये बोले ना रेट डबल हुआ तो ये समझ लो के डबल हुआ, ठीक है, के इज डबल्ड। तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल व्हेन इट्स टेंपरेचर चेंजेस फ्रॉम 300 to 310, एक्टिवेशन एनर्जी विल बी, अरे यार सेम log K2 by K1। अब K2 by K1 क्या हो जाएगा? K2 इज ट्वाइस ऑफ K1, डबल हो गया ना वो, तो log 2 आ जाएगा ये, इज इक्वल टू E अपॉन 2.303 R 1 अपॉन कितना है 300 माइनस 1 अपॉन 310, ये T1 T2 K2 by K1, बस सॉल्व कर लो, ये निकल जाएगा। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है, नो कॉम्प्लिकेशन। log 2 पता आपको 0.3 होता है, वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है, डन। तो ये जेईई मेन 2013 का क्वेश्चन है, सिंपल। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, आई गिव यू 30 सेकंड फॉर दिस। 30 सेकंड में देखते हैं बच्चे कितने बच्चे आंसर देते हो, और जल्दी से कैन वी रीच 300 लाइक्स बिकॉज सेशन इज अबाउट टू एंड। तो क्या हम प्यारों 300 लाइक्स जल्दी से कवर कर सकते हैं? अगर समझ आ रहा है तो जल्दी जल्दी से लाइक करते चलो, ठीक है। डन। सरफेस केमिस्ट्री क्षितिज, बस बेटा इसी पे एक पोल कंडक्ट कर लेंगे कि सरफेस केमिस्ट्री नेक्स्ट करना है या फिर हमें ऑर्गेनिक से स्टार्ट करना है। तो काफी बच्चे बोल रहे हैं बी है आंसर। देखिए यहां पर पूछा है कि रेट कांस्टेंट द एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब ये आपका रेट कांस्टेंट, ये आपका के, ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी, और फ्रीक्वेंसी फैक्टर मतलब ए, आर्हीनियस फैक्टर, ठीक है। द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट बेटा आपको बताया था कि ए इज इक्वल टू ए इंटू ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी। तो एज टेम्परेचर अप्रोचेज इंफिनिटी के बिकम्स इक्वल टू ए, तो के की वैल्यू ए के बराबर आती है, और ए क्या है 6 इंटू 10 रेज टू पावर 14। आंसर इज बी। सिंपल, कहा था, सिंपल सी स्टेटमेंट थी, समझाया था, बोला था टी इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो के ए के बराबर हो जाता है, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सा था ये। बेटा टी रेज माइनस ई ए बाय आर टी है, टी जब इंफिनिटी हो गया, एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी जीरो, एनीथिंग रेज टू पावर जीरो इज 1, ओके। नेटवर्क प्रॉब्लम कोई बात नहीं बेटा, बाद में देख लेना, इसको बाद में कवर कर लेना, ठीक है, ऐसी क्या दिक्कत है उसमें।
सूरज कुछ पूछ रहे हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन का EA ग्रेटर देन डेल्टा H। बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है? ये रिएक्टेंट से ऊपर है प्रोडक्ट एनर्जी में, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, और ये है एक्टिवेशन एनर्जी, और ये है डेल्टा H। तो ऑब्वियस सी बात है यार, ये बड़ा है डेल्टा H से, दिख रहा है, इट्स विजिबल। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड बढ़ाने का बड़ा एक ही तरीका है, प्रॉब्लम ज्यादा करो। क्योंकि जब ज्यादा प्रॉब्लम करते हो तो आपको प्रॉब्लम देख के लगता है अच्छा हाँ ये तो वो वाली प्रॉब्लम है, ये उस तरीके से होगी। जितनी प्रॉब्लम आप ज्यादा करोगे, एक वो तरीका है। दूसरा, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर डन करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स आपके लिए जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर कोफिशिएंट यार सिंपल सा, इसको पढ़ लेना कि लगभग 10 डिग्री मतलब टेम्परेचर मतलब K की वैल्यू 30/K की वैल्यू 20। दो अलग अलग टेम्परेचर पे K की वैल्यू लेनी है जिनका आपस में 10 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए। K 30 डिग्री पे या K/K20, K 35/K25। तो 10 डिग्री टेम्परेचर के डिफरेंस पे अगर आप K कैलकुलेट करके उसकी रेशियो लोगे, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो जनरली इस पे डबल होता है। ठीक है, चलो यहाँ पे डन करते हैं। लेट्स सी, अब नेक्स्ट लेक्चर में थोड़े बहुत क्वेश्चन ही कर लेंगे। ठीक है, तो कुछ कर लेंगे। तो समझ आया तो जल्दी से लाइक कर दो। अब इसके बाद समीर सर आने वाले हैं आपके लिए मैथ के बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट लेके और प्रॉब्लम लेके। पता ना आपको, समीर सर द टीचर ऑफ टीचर्स। तो जल्दी से सारे बच्चे रेडी हो जाओ और अभी के अभी लाइक शेयर कर दो, अपने दोस्तों को बुला लो सेशन के लिए। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट सेशन, बाय।